हेलो एवरीवन। आज मेरे पेरेंट्स की मम्मी पापा हैं मेरे, इनकी 49th एनिवर्सरी है। आपको देख के लगते नहीं होंगे बहुत यंग हैं। इनके 4 बेटे हैं, हम 4 भाई हैं बेसिकली। और जो सबसे बड़े भाई हैं वो तो डिट्टो पापा की तरह ही लगते हैं। अगर दोनों को एक साथ बैठा दे तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इनकी 49th एनिवर्सरी है, तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनका 49th एनिवर्सरी जो आज ये मना रहे हैं और कितने उन्होंने टाइम स्पेंड किया है टुगेदर। अभी तक की इनकी जर्नी डेफिनेटली बहुत टफ रही होगी, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे। तो अब हम इनके जुबानी हम जानेंगे कि इनकी लाइफ कैसी रही है। तो उससे मेरे को भी जानने को मौका मिलेगा, क्योंकि मैं कुछ टाइम मैं तो बहुत छोटा हुआ करता था। मेरे बड़े भाइयों को काफ़ी कुछ पता होगा, और जो चीज़ें मेरे को नहीं पता तो आज मेरे को भी आपके थ्रू, इन जो आप मम्मी पापा सामने तो इनके थ्रू मेरे को जानने का मौका मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पापा, आपका कितने 49 ईयर्स हो गए हैं आप लोगों को, तो आपका कैसा रहा सफ़र? अपने बताएंगे अपने खुद की, तो मेरे को अच्छा लगेगा। मेरे दादाजी जो है वो शुरू में काफ़ी बीमार रहते थे, तो उनके बीमार रहने की वजह से क्या हुआ कि उनका जब अंतिम समय आया तो उन्होंने थोड़ा इच्छा जाहिर की कि मेरा पता नहीं है मेरे काम कब निकल जाएंगे। तो उन्होंने उस ज़माने के हिसाब से ये बताया कि भाई ये मेरे जो है बड़ा पोता है और इसकी शादी देख कर के ही मैं इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। तो इस तरह से मेरा पहली क्लास में एडमिशन ही हुआ था, और उधर दादाजी की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी। फिर मेरे पिताजी ने उनकी बात मानते हुए शायद 1972 में हमारी शादी उन्होंने तय कर दी। और उस समय आप समझ सकते कि दैट वाज एक टोटली चाइल्डहुड, और काफ़ी स्ट्रगल्स हम लोगों ने किए। हमारे घर में खेतीबाड़ी का काम था, खेतीबाड़ी में भी हम लोग अपने स्कूल से टाइम से आकर के मेरे पापा की मदद करवाता था। और कभी भी मैंने उसको नीचे लगाने की कोशिश नहीं की। मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि जैसे मेरे पिताजी इतना हार्डवर्क करते हैं तो उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था। और उसको ध्यान में रखते हुए मैं क्या करता था कि और पढ़ाई अपनी और तेज़ करता था, और मैं हर तरह से हर क्लास में हर एक्टिविटी में मैं अव्वल रहता था। यही मेरे लाइफ का ऑब्जेक्टिव था। और इस दौरान जब हमने 5th क्लास पास की, 6th क्लास पास की, ऐसे करते करते हम 8th में आ गए। 8th के बाद में हम लोगों का जो वहाँ पर गौना बोलते हैं मैरिज के बाद में, तो हम लोगों का गौना हुआ। तो गौने के बाद में फिर ये आने जाना शुरू हो गया। कभी इधर रहती थी कभी उधर रहती थी, ऐसे टाइम निकलता रहा। लाइफ और हार्ड होती चली गई, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। और मैंने 1981 में 10th क्लास में 72% से मैंने अपने उस समय के हिसाब से मैंने पास किया। और जब मेरा 11th उस समय जो है इंजीनियरिंग जो है 11th क्लास के बेसिस पर होता था, तो इंजीनियरिंग में भी मेरा उस समय 79% था। और मुझे उस समय मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर में थे, तो वहाँ पर मुझे फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिला 1982 में। और इस तरह से हम लोगों का सफ़र आगे बढ़ता रहा। उस समय तक एक बच्चा आ चुका था, मनोज आ चुका था हमारी लाइफ में, और दूसरा बच्चा जो है वो वेट कर रहे थे। तो 2nd ईयर में सुरेश आए। ऐसे करते करते हम लोगों की फाइनल ईयर हो गई। जब मैं 3rd ईयर में था तो दिनेश आए। उसके बाद में हमारा फाइनल हो गया। फाइनल होने के बाद भाई वेट करने लगा जॉब का। मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। 1 साल के बाद ही मुझे डिफेंस में जॉब मिल गई। मैं हेवी व्हीकल फैक्ट्री आवड़ी में चार्जमैन के पद पर रहा, और फिर वहाँ से मैंने 6 महीने नौकरी की। और उसके बाद मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनिंग चला गया। और वहाँ भी मेरा मन नहीं था। मेरा कुछ इस तरह का था कि मैं कुछ इस तरह के जॉब में जाऊँ जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा हार्डशिप ना हो, और बच्चों को एजुकेशन आसानी से मिल जाए, रहने के लिए घर वगैरह मिल जाए। तो ये सब तो प्रायोरिटी में ध्यान में रखते हुए मैं 1990 में RDSO में एज ए CI चीफ इंस्पेक्टर मैं यहाँ पर ज्वाइन किया। और उसके बाद में
इसी दौरान मतलब जब हम 1988 में मेरा सबसे छोटा बेटा आ गया, तो जब मैं RDSO में ज्वाइन किया तो मेरे चारों बेटे मेरे साथ थे। और मनोज तो जो है सबसे बड़ा बेटा, वो 5th क्लास में था, और दिनेश और सुरेश दोनों भाइयों को मैंने यहाँ सेंट्रल स्कूल में, हालांकि वो 1 क्लास आगे थे, लेकिन मैंने उसको सुरेश को डाउन करके और दिनेश और सुरेश को एक ही साथ में सेंट्रल स्कूल में एडमिट करवा दिया। उसके बाद सब लाइफ हमारी बहुत अच्छे से सेटल हुई, चलता रहा। फिर मैंने UPSC क्वालिफाई किया 1994 में, और मेरी पहली पोस्टिंग वेस्टर्न रेलवे मुंबई में हुई। वहाँ पर 2 साल रहे, 2 साल वहाँ पास करने के बाद में वहाँ से हमारा ट्रांसफ़र RCF कपूरथला में हो गया। वहाँ हम बहुत लंबे समय तक रहे। वहाँ भी बहुत आसान से हमारा जीवन चलता रहा। बच्चों की पढ़ाई में भी कोई वहाँ कोई परेशानी नहीं थी। वहाँ अंदर ही सेंट्रल स्कूल था, और विक्की जो है उसको सबसे छोटे वाला वो जैक एंड जिल में जाता था। तो इस तरह से सभी की पढ़ाई लिखाई वहाँ पर सुचारू रूप से चलने लगी। और ऐसे ही करते करते फिर वहाँ से हमारी ट्रांसफ़र 2013 में RWF बेंगलोर में हुई। वहाँ हम करीब 3.25 साल वहाँ रहे, और जून 2017 में वहाँ से ट्रांसफ़र हो करके मैं RDSO में एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर MNC डायरेक्टरेट में आ गया। और यहाँ फिर 2018 में मुझे एक प्रमोशन मिला, और मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर MNC के पद पर अभी कार्यरत हूँ। और हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। मेरे सारे बेटे जो हैं सभी वेल सेटल्ड हैं। बड़ा वाला बेटा मेरा जो है मनोज जो है अभी सिडनी में है, बहुत ही वेल सेटल्ड है, और मेलबर्न में है, वो वेल सेटल्ड है। और तीसरे नंबर का दिनेश है, वो सिडनी में है, मैरिड है, वो भी वेल सेटल्ड है। और दूसरे नंबर का बेटा मेरा पुर्तगाल है, सुरेश है, वो भी बहुत वेल सेटल्ड है। और विक्की और सफाली ये बेंगलोर में हैं, और ये भी वेल सेटल्ड है, मैरिड है। और सभी की लाइफ, हम लोगों की लाइफ बहुत अच्छे से पास हो रही है। इस तरह से हम लोगों का 49 ईयर का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। और इस 49 ईयर्स में मेरी धर्मपत्नी ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। तो आज की डेट में मेरे पापा बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, बट ये यहाँ पे हैं, लेकिन इससे काफ़ी सालों पहले जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, मीन्स हम लोग इतना सोच नहीं सकते कि हम यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन उस टाइम के जो इनकी डिफ़िकल्टीज़ थी, जो हार्डशिप इन्होंने देखी, मतलब वो भी कुछ जान लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने किया। जैसे अब आपके लिए पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए आपको डेफिनेटली, जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत कुछ है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के लिए। हम देखते हैं कि यूट्यूब पे भी आजकल लोग जो कुछ भी है उनके पास बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, अगर जिसको पढ़ना है, जो पढ़ना चाहता है। बट आपके टाइम में ये सारी चीज़ें थी नहीं, और फाइनेंशियली बहुत ही मुश्किल से रहती थी। और मैं ये चाहता हूँ कि आप बताएंगे आज की जनरेशन के लिए कि अगर वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, या अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहेंगे, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? देखो भाई, वो ज़माना ऐसा ज़माना था कि एक स्कूल की फ़ीस के लिए अभी 5 दिन पापा के चक्कर लगाने पड़ते थे, और वो मात्र 2.5 रुपये की फ़ीस के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय कितनी हार्डशिप रही होगी। तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं जो पुरानी बुक्स, जो मेरे सीनियर 20 स्टूडेंट होते थे, उनसे मैं पुरानी बुक्स अरेंज करता था, और उन पुरानी बुक्स को मैं वेल इन टाइम ले लेता था कि जब स्कूल खुलते उससे पहले तो मैं पूरा स्टडी कर चुका होता था उन बुक्स को। और जब मेरे स्कूल खुलते थे तो मैं बहुत आसानी से मतलब उसमें आगे बढ़ जाता था, और मेरी कोशिश रहती थी कि मैं थोड़ा अव्वल रहूं। इसी तरीके से मैंने 8th पास किया, और 8th के बाद में जब 10th का हमारा बोर्ड होता है राजस्थान बोर्ड, तो राजस्थान बोर्ड में भी हम ऐसे ही पुरानी पुस्तकों से ही पढ़े, इधर उधर से पुस्तकें अरेंज की गई, कुछ पुस्तकें खरीद ली भी गई, और डे एंड नाइट मेहनत करते थे, क्योंकि दिन में तो खेत में काम करना पड़ता था, बड़ी सीधी सी बात है। और खेत में काम करते करते जो समय बचता था वो रात बचती थी, तो रात में मैं अपना
जितने भी कॉम्पिटिटिव टाइप के एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन रहे, 11वीं के रहे, 12वीं के रहे, इंजीनियरिंग के रहे हैं, तो ये इस तरह से पुरानी पुस्तकों से हम लोगों ने अपना अध्ययन किया। मैं हर एक आदमी को यही बोलता हूँ कि भैया देखो, लाइफ बहुत इजी तो नहीं है, लेकिन इजी भी है। अगर आप उसको अब ब्रांडेड लाइफ जीना चाहते हो तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। आपको ग्राउंड टू अर्थ रहना पड़ेगा, और ग्राउंड टू अर्थ रहते हुए कम से कम खर्चे में आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, और वही मैंने किया, और उसका रिजल्टेंट आपके सामने है। परिणाम तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग सभी बहुत ही अच्छे हैं, वेल सेटल्ड हैं, ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर। क्या आपके टाइम एक ऐसा भी था जब आपके पास बुक्स नहीं होती थी, आपके लिखने के लिए कुछ आपके पास कुछ मटेरियल नहीं हुआ करता था? आप बताते थे कि आप रात में छत के ऊपर लिखा करते थे। क्या होता था कि कागज़ जो आता था वो बहुत महंगा होता था, कॉपियाँ काफ़ी महंगी होती थी, तो मैं स्कूल से चॉक लेके आता था। स्कूल से चॉक लेकर के मैं जितने भी मैथ्स के जितने हार्ड क्वेश्चंस थे, उसको मैं अपने मकान की छत के ऊपर में, वो सीमेंट की छत थी तो उसके ऊपर में पूरी छत को मैं उन क्वेश्चनों से भर देता था, और हर दिन छत के ऊपर चढ़कर उन क्वेश्चनों को मैंने रिवाइज करके वो जब तक वो मिट नहीं जाते थे, मैं तब तक छत पर उनका पीछा करता था, और उनको मेरे दिमाग में बिठाता रहता था कि कोई स्टेप मुझसे गायब तो नहीं हो रहा है। इस तरह से मैं पैसे बचा करके छत पर लिख करके पढ़ता था। दूसरा, उस समय बीड़ी के बंडल होते थे, तो बीड़ी के बंडल का वो चाचा की दुकान थी हमारे की, तो मैं उससे बीड़ी के बंडल के कागज़ लेता था। कागज़ ले करके उसके ऊपर मैं सारे जितने भी जो क्वेश्चंस हैं, चाहे मैथ्स हैं, चाहे फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री है, वो सबको बीड़ी के बंडल के ऊपर में मैंने लिखा। वो मुझे मात्र 3 पैसे का पड़ता था उस समय। तो उस तरह से पैसे बचा करके, और वो व्यवस्था हम लोगों ने इस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था करके मैंने पढ़ाई की। तो देखिए, जब आपको, जैसे कि आपको पता ही है कि मेरी शादी बहुत ही बचपन में ही हो गई थी, और 8th क्लास से आपकी मम्मी का आना जाना भी हमारे घर पर हो गया था। तो आप समझ ही सकते हैं कि खेतों में काम करना, ठीक है, वहाँ पर हमारे पशुओं को भी देखना, ठीक है, तो पशुओं को दूर से चारा लाना, और बहुत सारे काम जो कि पशुओं के संबंधित है, पानी पिलाना, उनको बांधना, उनके लिए गीली मिट्टी हो जाती थी, वो जो पेशाब कर देते थे, तो उसमें सूखी मिट्टी भी हम लोग बाहर से ला करके उस पर बिछाते थे, और इस तरह से पशुओं को काफ़ी हैप्पीली रखा जाता था, जिससे कि पशु बीमार ना पड़े, और खेत जो बैल हैं वो खेतों में आसानी से काम कर सके। उसके लिए उनको पूरा चारा पानी की व्यवस्था आपकी मम्मी ही करती थी। चक्की चलाते थे? अच्छा। तो उस समय तो आटा वगैरह, आटा चक्की वो थी नहीं, आटे वगैरह का कुछ फैसिलिटीज़ था नहीं, तो आप लोग कैसे मैनेज करते थे बड़े परिवार के लिए? उसमें क्या था कि हमारे घर में एक मैनुअल हाथ से चलने वाली चक्की थी, उसको आपकी मम्मी सुबह 4 बजे उठ करके उस चक्की से आटा पीसती थी, और उस समय हमारे फैमिली में मेंबर करीब 15 मेंबर हमारी फैमिली में थे, तो कम से कम 4 किलो आटा, 5 किलो आटा डेली का उनको पीसना पड़ता था। काफ़ी हार्ड से उन्होंने किया है, काफ़ी मेहनत की है। तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा हुआ आपकी लाइफ में। डेफिनेटली हम लोग जो मतलब काफ़ी अच्छी पोजीशंस तक पहुंच गए हैं, और मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हैं। एकदम इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है कि इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा हमारी लाइफ में। चाहे वो मेरे पढ़ने से संबंधित रहे, मुझे कभी इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, कभी भी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की, कभी भी कोई घर में छोटी मोटी कलह भी हो जाती थी तो कभी भी मेरे को उसमें इन्होंने उस कलह में घसीटा नहीं। तो उसकी परिणाम ये हुआ कि मैं पीसफुल रहता था, और जो छोटी मोटी बातें होती थी मेरी मम्मी और इनमें, वो इनके लेवल पर ही ख़त्म हो जाती थी, और इस तरह से मैं हम लोगों ने अपना सब कुछ ठीक कर लिया। चलिए मम्मी से पूछते हैं कुछ सवाल। तो मम्मी, आपको
आपके लिए भी बहुत मुश्किल रहती थी, जैसे मैं देखता था कि पापा बहुत बार टूर्स पे जाते थे। आज की डेट में तो थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा अब राहत है, लेकिन उस टाइम पे बहुत टूर पे जाते थे। तो हम बच्चों को, हम लोगों को, हम चारों को कैसे मैनेज करते थे? मैं मैनेज करती थी, मतलब पहले मैं बहुत गाँव में जब थोड़ा जोर रही से थी, बोलो। गाँव में रही थी तो मैं सब कुछ मैनेज करती थी, मतलब सबको खुश रखने की कोशिश करती थी पहली बार। उसके बाद में मैं ड्यूटी पे आ गई। ड्यूटी पे आने के बाद में इनके साथ मैं 6 महीने ठीक रही। मेरा अस्थमा की बीमारी है। फिर मेरे छोटे छोटे बच्चा था, बड़ा वाला बेटा मेरा 10 साल का था, बाकी सब छोटे थे, 1.5 साल 2 साल। तो मेरा साथ इन्होंने बहुत दिया, क्योंकि मेरा हर बीमारी में ये टूर पे भी रहते थे, हफ्ते में आते थे, कभी 2 हफ्ते में आते थे। तो मेरे बच्चे है ना छोटे छोटे थे, लेकिन मेरा बड़ा वाला बेटा ने बहुत साथ दिया, क्योंकि वो है ना जैसे चक्की से आटा मंगाना है तो वो साइकिल से लेके आता है। और उसके बाद में जब छोटे दोनों बीच वाले जब बड़े हो गए तो वो भी है ना मेरा एक एक कमरा बांटते थे झाड़ू पोछे के लिए, मेरे पास काम वाली नहीं थी। उसके बाद में है ना वो अपने अपने प्रेस भी कर लेते थे। और मुझे सांस का बहुत दिक्कत थी, सांस की तकलीफ़ थी। तो मैं हमेशा है ना 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में तो हॉस्पिटल में ही रहती थी। वहाँ से आने के बाद में मैं धीरे धीरे इन लोगों का कपड़े धोती थी, फिर मैं फिर ठीक हो जाती, फिर बीमार हो जाती। पापा आते, मुझे बहुत साथ देते थे, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाई, अच्छे सब मुझे मेरी सेहत का ख्याल रखा है इन्होंने। और ऐसे मुझे कोई परेशान नहीं करी, कोई बहुत ज़्यादा कि लगा यहाँ तुम ऐसे, चलो ऐसा मियाँ बीवी में छोटा मोटा होता ही रहता है। लेकिन मेरी लाइफ में जब से इनका जॉब लगी मैंने कोई दुख नहीं पाया। और मैंने तो सारा कुछ इसमें बहुत बड़ा मेरे भाइयों का रोल था जब पापा नहीं रहते थे। मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम, लेकिन मनोज भैया, सुरेश भैया जब भी कुछ प्रॉब्लम्स आती थी घर में, वो मतलब इतने मैच्योर हो चुके थे उस टाइम पे कि वो लोग सब चीज़ें हैंडल कर लेते थे, मतलब। और जब ये छोटा वाला भी बड़ा हो गया तो ये भी अच्छा मतलब पढ़ाई करता था, अच्छे उससे निकला ये भी। तो हम वैसे बच्चों की तरफ से भी खुश हैं, मैं पति की तरफ से भी खुश हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आपके 4 बेटे हैं, आप 4 बहुएं हैं, तो आप मतलब अगर लोगों की बहुएं आए या बेटे, मतलब आप कैसे अब सिखाना चाहेंगे कि लोग कैसे रखें? क्योंकि हमारी जितनी भी लड़कियां आई हैं घर में, क्योंकि मैंने तो 3 देखी थी, तो रिसेंटली आई है, तो मतलब अभी आई है बहुत जल्दी, मतलब उसको तो साल भर हुआ है। आपने कभी किसी को परेशान नहीं किया, कभी किसी को मतलब ऐसा टाइम, क्योंकि हालांकि आप वैसी जगह से निकली थी। मैंने कोई उनको ना, उन्होंने मुझे परेशान किया ना मैंने उनको किया। मैंने अपना, मेरा घर में जब बहू आई है तो मैं बेटी करके उनको घुसाया अंदर, ठीक है, घर के अंदर। तो मतलब आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि लोग कैसे रखें? मैंने देखा लोग जब घर में एक लड़की लेके आते हैं तो उसको मतलब एकदम उसका हाल खराब कर देते हैं, बेचारी वो परेशान भी हो जाती है। हाल नहीं खराब करना, हाल इसलिए खराब नहीं करना कि तुम्हारी बेटी को इतना सपोर्ट करते तो बहू को क्यों नहीं कर सकते? सही बात है। फिर बहू अगर थोड़ा बहुत काम, बाकी पढ़ाई है और काम नहीं कर रही है तो तुम कर लो, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारा हाथ पैर भी चलता रहेगा। मेरा तो ये कहना है कि भैया इतने काबिल बनो कि आप किसी को रख सको, और किसी को रख सको। और दूसरी बात, हमारा हक नहीं है कि हम बहुओं को परेशान, मना ही नहीं है, आपको करना चाहिए, डेफिनेटली काम करना चाहिए, लेकिन मेरे घर में यही रहा है और इसी वजह से शायद सब कुछ चीज़ें सही चलती रही हैं, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है और होपफुली आगे तो कभी आएंगी भी नहीं, क्योंकि अब तो सब बहुत मैच्योर हो गए हैं। और मैं जैसा मैं चाहती थी वैसी मेरी बहू मिली है, वैसा बेटा मिला, वैसे मुझे बहुत खुशी है। 49 ईयर्स हो गए हैं मम्मी पापा को साथ में, एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि सबसे बड़ी बात है लगते नहीं, मेरे को तो नहीं लगते हैं, मेरे खुद के पेरेंट्स हो के मुझको नहीं लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हाथ हमारा, आप भी अगर वीडियो में देख रहे होंगे, सबसे बड़ा हाथ हमारे सासू ससुर का है, क्योंकि उन्होंने हमन को बहुत मतलब आगे बढ़ाया यहाँ तक, तो हम यहाँ आए, नहीं तो कहाँ से आते? वो नहीं पढ़ाते तो हम नहीं आते। चलो हमारी जिंदगी में काम आम सब, इसमें मतलब कोई
ऐसा तो नहीं बात था, नहीं है। लेकिन चलो उनका उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। लेकिन अब क्योंकि वो फार्मर थे तो भाई हाँ। हम लोग को दोनों तरफ देखना होता था, देखना पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देखना है, मैं बच्चों को और छोड़ उनकी छोड़ तरफ भी के देखना है। तो हमने कहीं न तो खेती में भी काम उनको कर शिकायत लेते का थे। मौका दिया, न उन्होंने हमको शिकायत का मौका दिया, और यही कारण है कि हम लोग आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में, और हमारे बच्चे भी आगे बढ़ गए इस तरीके से। सब हमारा परिवार में बहुत सही है, देवर दौरानी सास ससुर सब सही है। अब ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती है परिवार में, इनको क्या देखना है। चलिए अब हम इसको बंद करते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रगल किया है मेरे पेरेंट्स ने, मैं जानता हूँ, क्योंकि आज की डेट में जो सब कुछ दिखता है वो वैसा था नहीं। आज से अगर 30 साल पहले हम देखें तो कुछ दिखता नहीं था, ऐसा कुछ था नहीं। बहुत स्ट्रगल किया है। ऑस्ट्रेलिया में आज की डेट में मेरे भाई बैठे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो दूर की बात है, हम लोग तो बांग्लादेश के बारे में भी नहीं जानते थे। तो टच छोड़ की हम बहुत अच्छे अच्छे रास्तों से निकले, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिले जिन्होंने हम लोगों को बहुत मोटिवेट किया, बहुत सही रास्तों पे पहुंचा दिया। चलिए थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, और काफ़ी कुछ इसमें मोटिवेटिंग था। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर एक इंसान जो कहाँ से एकदम गाँव से जो मतलब उठ के अगर वो एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच सकता है जो पूरे इंडिया की सिर्फ एकमात्र पोजीशन है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग पहुंच सकते हैं। अगर आप, ज़रूरी नहीं कि आप एक गवर्नमेंट जॉब ही कर रहे हो या उसी के लिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हो, बट बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। बट कहने का मतलब यही है कि आप उसको बहुत डेडिकेटेडली करो ताकि आप वो चीज़ पा सको। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, आपने लास्ट तक वीडियो देखी होगी तो थैंक यू।